हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो कि दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। पहला प्रश्न है, यानी कि 9वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो 9वां प्रश्न में विचार करना है, ये कथन दिया गया है, फिर बताना है लास्ट में कि कौन से कथन सही हैं, इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पहला कथन है, ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये बात सही है कि ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी और उसके कार्य क्या होंगे, वो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही बात है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/6 पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। ये बात गलत है, यानी कि सही विकल्प क्या हुआ, पहला और दूसरा सही है, मीन्स ए वाला कथन इसमें मतलब ऑप्शन सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 73वां संविधान संशोधन, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 है। ये 22 इसमें लिखा हुआ है, 1992 होगा, द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। तो भाग 9 किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित। भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। इस भाग का शीर्षक क्या है, पंचायत। तो भाग 9 पंचायत से संबंधित भाग है, भाग 9 पंचायत से संबंधित भाग है। और अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे, पंचायत से जोड़ी गई। तो भाग 9 की बात करें तो पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें बात कही गई है। और अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से। इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, यानी जो 29 विषय हैं वो 243 जी से संबंधित हैं। 243 जी में बताया गया है कौन कौन से विषय हैं जिसमें पंचायत कार्य कर सकती हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, पहला 73वां संविधान संशोधन, 93वां लिख रहे, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक के प्रावधान किए गए थे जो कि पंचायतों से संबंधित थे। अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से, जिसमें 29 विषय बताए गए हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 जी जो है वो 29 विषय से संबंधित है। आगे ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। तो ग्राम सभा क्या होता है, तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, उसे कहा जाता है ग्राम सभा। इसकी भूमिका और कार्य राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये बात सही है, तो 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। यदि राज्य सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पंचायत को भंग कर देती है तो इस तरह के विघटन में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है। फिर से पहली बात तो राज्य सरकार भंग कर सकती है, इससे यही तथ्य मिल रहा है कि 5 वर्ष के पहले भी राज्य सरकार पंचायतों को भंग कर सकती है। तो अगर भंग कर दे
यदि राज्य सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पंचायत को भंग कर देती है तो इस तरह के विघटन में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, है ना। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति ये सब बात नहीं कहा गया है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 33%। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है। ये बात देखिए, फैक्ट मिला कि सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित तो हैं। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यदि राज्य की राय में आवश्यक हो तो वह पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यदि राज्य की राय में आवश्यक हो तो यह पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। यानी आरक्षण के बारे में क्या बात कहा गया? पहला, जो महिलाएं हैं उनके लिए 33%, 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तीसरा, अगर राज्य सरकार आवश्यक समझे तो वह ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो ये बात हो गया। और बातें, अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का कन्वेंशन क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अनुमोदित किया गया। तो ये बात गलत है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। 1989 में जो है महासभा ने कन्वेंशन को अपनाया था बाल अधिकारों को बचाने के लिए। और 11 दिसंबर 1992 में भारत सरकार द्वारा CRC को अनुमोदित किया गया था, 1990 में नहीं। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनुमोदन किया था इस कन्वेंशन को, और 1992 में भारत सरकार ने इसको अनुमोदन दिया था। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। तो ये बात सही है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अपनाया गया। तो ये बात सही है। अब इसकी हम व्याख्या पर आते हैं। यानी कथन इसमें 2 और 3 वाला सही हो जाएगा, सी वाला। तो 20 नवंबर 1989, कब? तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया। तो 20 नवंबर 1989 को महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अपनाया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में, 20 नवंबर 1989 को। और इस कन्वेंशन को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1990 को अनुमोदन के लिए खोला गया था। क्या है? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया। इस कन्वेंशन को औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1990 को अनुमोदन के लिए खोला गया कि पूरे दुनिया के जो देश हैं, जो यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री हैं, विश्व बैंक में 189 कंट्री हैं,
तो 193 देश जो हैं इस पे अनुमोदन दें, या उस समय जो जितने कंट्री रहे होंगे यूनाइटेड नेशन में, तो वो इस कन्वेंशन को अनुमोदन दें अपने अपने देश की जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है। तो उसके लिए 26 जनवरी 1990 में खोल दी। तो 11 दिसंबर 1992 में भारत सरकार द्वारा CRC यानी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को अनुमोदन किया गया था। तो भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को इसे अनुमोदन दिया था। किसे? CRC को। CRC क्या है फुल फॉर्म? तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो सी माने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो CRC शॉर्ट में UNCRC हम कह लें। इसको अनुमोदन दिया भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 में। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन का अनुमोदन किया। यह इतिहास में सर्वाधिक व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि है। यह इतिहास में सर्वाधिक व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि है। इसने सरकारों को बच्चों के हित में कानूनों और नीतियों को बदलने तथा निवेश करने हेतु प्रेरित किया है, ताकि अंततः अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल और पोषण मिल सके, जो इनकी जीविका और विकास के लिए ज़रूरी है। इसके साथ बच्चों को हिंसा और शोषण से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। 1959 में, वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को 1989 में अपनाया गया, 1990 में खोला गया दुनिया के लिए, 1992 में भारत सरकार ने इसको अनुमोदन दिया और USA को छोड़ करके सभी देशों ने इसको अनुसमर्थन किया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अनुसमर्थन पाने वाला कन्वेंशन रहा है। तो ये रहा इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कितनी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? मूल अधिकार, ये तो USA से लिया गया है। संविधान का पद स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्पीकर का जो पद है, दरअसल 1919 में 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो आया था, उसमें जो केंद्रीय विधायिका थी, केंद्रीय विधानसभा जो थी उस टाइम की, तो उसमें जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था प्रेसिडेंट, और जो उपाध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था हम कह लें डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो जब हमारा संविधान बना तो वही प्रेसिडेंट हो गया स्पीकर और डिप्टी प्रेसिडेंट हो गया डिप्टी स्पीकर। तो ब्रिटेन की संविधान से हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ ब्रिटेन के सिस्टम से लिया गया है। हम कह लें कि 1919 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। हालांकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो खैर पद तो वही है, नाम चेंज हो गया है, उससे क्या है मतलब होता है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से हम इसको मान सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो आपको पता है कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, है ना। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार जैसे प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। इसको हम देखते हैं आगे व्याख्या में। तो ये हो गया अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से हो गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांसीसी जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, है ना, 1889 में, उस टाइम पर ये हुआ था 1889 1789 में। तो वहाँ के जो गणतंत्र मतलब जो गणतंत्र हुआ वो देश, तो वहाँ की क्रांति में ये शब्द, ये नारा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने
इस शब्द को वहाँ से लिया है, फ्रांसीसी संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है केवल एक विशेषता, वो भी सेकंड नंबर का, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं, चीज़ों को याद कर लें कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए ये सब लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या बातें हमारे संविधान में ली गई हैं? तो पहला मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा उपराष्ट्रपति का पद। तो ये 6 बातें हो गई। ये 6 बात लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कौन कौन से? तो पहला मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा उपराष्ट्रपति का पद, स्पीकर का पद ब्रिटेन के संविधान से। तो 6 बातें फिर से, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा उपराष्ट्रपति का पद। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रिट, रिट ध्यान रहिए ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो 7 बातें हो गई हैं। कौन कौन सा? सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रिट, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, कानून बनाने की प्रक्रिया तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला, कनाडा के संविधान से क्या क्या बातें ली गई हैं? कनाडा के संविधान से तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हमारा जो संघीय फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, वो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। जैसे हमारी 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के विषय में केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषय में दोनों प्रकार की सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय जो न ही केंद्र सूची में है, न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है, अगर वो कोई विषय छूट गए हैं तो वो सारे विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, ना कि राज्य सरकार के पास। मतलब राज्य सरकार केवल उसी विषय पर कानून बना सकती है जो समवर्ती सूची के राज्य सूची में दिया गया है, बाकी सब पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सिंपल सा। तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो ये 4 बातें कनाडा के संविधान से। फिर से, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये प्रावधान लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। फिर गणतंत्र प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक तो गणतंत्र, दूसरा प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित हैं। ये तो आसान चीज़ है, गणतंत्र और ध्यान रखें।
कि गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वो भी फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। बाकी तो ये एकदम आसान बात थी। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में विचार करना है। चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो गलत बात है, 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले आ जाए। तो 65 साल की उम्र तक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल, और उसके 65 साल के पहले पहले तक 6 साल की कार्यकाल कर सकते हैं। तो ये है, जो भी पहले आ जाता है उसमें से। तो पहला गलत है। चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है। तो ये बात सही है। अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है, तो चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, है ना, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों, अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, मतलब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका का संविधान। मौलिक अधिकार, अमेरिका का संविधान। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका का संविधान। रूल ऑफ लॉ, रेट, कानून का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, और स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे जो बातें हैं, और जो संघीय ढांचा है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा वाला मॉडल, ये सारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, वो लिया गया है। खैर, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। सही बात है, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है केवल अनुच्छेद जो 61 है, अनुच्छेद 61 में किया गया है महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और कहीं पर भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी हम व्याख्या पर आते हैं। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, तय होता है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति, वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं। चुनाव आयुक्त जो हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति, वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार उनके पास होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है। चुनाव आयोग के पास फैसले लेने की शक्ति है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें। यह पूरे देश या एक विशिष्ट राज्य या निर्वाचन क्षेत्र, यह पूरे देश या एक विशिष्ट राज्य या विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि माहौल खराब है, जिस कारण एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकता है। आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। यह एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश दे सकता है जब उसे लगता है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं रही है, तो यह मतों की पुनर्गणना का भी आदेश दे सकता है। फिर न्यायाधीशों, देखिए महाभियोग शब्द का उपयोग की बात बताई गई है। न्यायाधीशों, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए, है ना, न्यायाधीश, कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संविधान महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं करता है, लेकिन इनको हटाया जाता है संसद के द्वारा, लेकिन उसको महाभियोग नहीं कहा जाता। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए दोनों सदनों की कुल संख्या के दोनों सदनों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है,
जिसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये है, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए दोनों सदनों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाता है। और इन तीनों को भी, जैसे न्यायाधीशों, कैग और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी संसद द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उसको महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही संविधान में किया गया है। तो अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है या है। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। तो सही बात है। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित, है ना, क्या है, अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। तो सही बात है, ये भी बात सही है इसमें। तो इसमें कथन ये सी वाला ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं 13th क्वेश्चन का। बैड बैंक बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है ना। बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंस शीट बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंस शीट से बैड लोन को समाप्त कर भार को कम करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को पुनः उधार देना है। बैड बैंक से बैड लोन की खरीद के बाद बैड बैंक एनपीए के पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। बैड बैंक अपने परिचालन में लाभ कमा सकता है यदि वह वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भुगतान की तुलना में अधिक कीमत पर ऋण का प्रबंधन करता है। हालांकि आमतौर पर एक बैड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता। इसका उद्देश्य बैंकों पर भार को कम करना, तनावग्रस्त संपत्तियों का रखरखाव करना और उन्हें अधिक सक्रिय रूप से उधार देना है। ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती हैं? एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है, तो उसे कहते हैं एनपीए। अधिकतर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए ना किया गया हो। 90 दिन न्यूनतम, अगर 90 दिन के लिए ऋण का भुगतान नहीं किया गया है तो उसे हम डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में वर्गीकृत कर देते हैं और उसे कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा चुकाया नहीं गया है, और शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वह राशि हैं जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रोविजन राशि की कटौती के बाद प्राप्त होती हैं। तो यह फिर एक आखिरी क्वेश्चन और हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 14। ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए और फिर बताना है उपर्युक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमैनिटी इन एक्शन है, फ्रीडम हाउस है, ह्यूमन राइट फाउंडेशन है। तो ये चारों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं। तो इसमें सभी चारों संगठन सही हो जाएगा, चारों ही संगठन हैं। अब इसकी व्याख्या पर हम आते हैं, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। वर्ष 1961 में स्थापित एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था 1961 में और ये लंदन में है और यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हम मान सकते हैं। एक संस्था हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना हुआ था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का स्थापना हुआ था 1993 में, 1993 में हुआ था। और इसका जो स्थान है वो है बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो भ्रष्टाचार से संबंधित चीज़ों को रोकने का काम करती है और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वही निकालती हैं। इसका हम पढ़ने थोड़ा सा और जाने हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में बर्लिन जर्मनी में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निकालती हैं। विश्व आर्थिक मंच 1971 में बना था, ये भी गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक इसे निकालती है। विश्व बैंक एक संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इसमें 189 देश हैं। इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना, विकासशील देशों में विकास कार्य करना। और विश्व बैंक कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकालती है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और रेमिटेंस रिपोर्ट। ऐसे ही वर्ष 1961 में स्थापित एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था 1961 में। 1961 में स्थापित हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल और कहाँ पर है ये? लंदन में है और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में निहित सभी मानवाधिकार प्राप्त हो सकें। फिर ह्यूमैनिटी इन एक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन, शैक्षिक संगठन है। ह्यूमैनिटी इन एक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षिक संगठन है जो वैश्विक स्तर पर उन छात्रों और नेताओं को साथ लाता है जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं, साथ ही अपने संबंधित समुदायों और दुनिया भर में सक्रिय नागरिकता और विविधता को बढ़ावा देने में संलग्न है। फ्रीडम हाउस एक स्वतंत्र निगरानी संगठन है जो लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन, स्वतंत्रता की निगरानी करने के साथ मानवाधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करता है। अपनी स्थापना के बाद से ही फ्रीडम हाउस ने दुनिया भर में अत्याचारों का विरोध करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है। फिर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और इनकी रक्षा करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। यह मानवाधिकारों के लिए लड़ने और उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एकजुट करता है। दलितों, जनजातीय लोगों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक जैसे कमज़ोर समूहों को सशक्त बनाने तथा शिक्षा और निगरानी के साथ इस दिशा में नागरिक समाज को संगठित कर यह व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चंस का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।